हेलो एवरीवन। आज जो का हमारा टॉपिक है कंप्यूटेशन ऑफ टी वैल्यूज़ फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल। इससे पहले की वीडियो में हमने स्मॉल सैंपल ग्रुप से टी निकालना देखा था। हमने जब टी टेस्ट पढ़ा था तो इसमें हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट सैंपल और डिपेंडेंट सैंपल दो तरीके से निकाला जा सकता है टी। इसमें इंडिपेंडेंट सैंपल में हम स्मॉल सैंपल ग्रुप और लार्ज सैंपल ग्रुप दो तरीके के ग्रुप लेते हैं। स्मॉल सैंपल ग्रुप वो होता है जिसमें n 30 से कम हो, यानी उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे, 30 से कम होंगे। और लार्ज सैंपल ग्रुप वो होगा जिसमें 30 से अधिक होंगे n। तो हमने इससे पहले की वीडियो में स्मॉल सैंपल ग्रुप पर निकाला था, अब हम लार्ज सैंपल ग्रुप पे करेंगे। डिपेंडेंट वाला इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम पढ़ रहे हैं कि लार्ज सैंपल ग्रुप कौन सा होता है जिसमें n 30 से अधिक होता है, तब हम उसमें t वैल्यू नहीं निकालते, तब हम क्या निकालते हैं, CR निकालते हैं, यानी क्रिटिकल रेशियो निकालते हैं। क्रिटिकल रेशियो उसी तरीके से निकाला जाता है जैसे t वैल्यू निकालते हैं M1 माइनस M2 अपॉन SED। यहाँ पे M1 और M2 क्या है कि दो ग्रुप होंगे, उन दो ग्रुप में से हम क्या करेंगे, एक ग्रुप के मीन को दूसरे ग्रुप के मीन में से घटाएंगे। और इसमें ये जो बार लगा हुआ है ये बताता है कि यहाँ पे प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ मीन डिफरेंस देखना है, ये नहीं देखना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। किसी का भी मीन ज़्यादा हो सकता है, जैसे मान लीजिए एक ग्रुप का मीन हुआ 10 और एक ग्रुप का मीन हुआ 20, तो ये नहीं है कि हमने 10 में से 20 घटाएंगे तो माइनस का 10 आएगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मीन डिफरेंस देखना है। दूसरा एसईडी का मतलब स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन टू मीन्स। ये जो दो मीन्स हैं हमारे पास, इनके बीच में जो स्टैंडर्ड एरर होगा, इनके अंतर की मानक त्रुटि निकाली जाएगी। तो यही हमने टी में भी निकाला था, लेकिन अंतर ये होगा कि यहाँ पर हमें डायरेक्ट एसईडी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, दे रखा हो एसईडी निकालना है और उसके लिए हमें एसडी दिया हुआ होगा, एन दिया हुआ होगा। लार्ज सैंपल ग्रुप जब होगा तब आपको मैं बता देती हूँ कि सवाल किस तरीके से दिया जाएगा। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सैंपल ग्रुप लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है 150, बॉयज जो हैं वो 150 लिए हमने, गर्ल्स हैं जो 100। तो हम इतने बड़े डेटा को नहीं लिख सकते। जैसे पिछले वीडियो में जब हमने n 30 से कम था तो हमने दो ग्रुप को इस तरीके से लिख लिया था, एक ग्रुप यहाँ पर एक ग्रुप यहाँ पर। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक पेज पे 15, 16, 17, 18 या 20 तक लिख सकते हैं, उसके बाद नहीं लिख सकते हैं। तब जब n 30 से ज़्यादा होगा तो हमें इस तरीके से मीन भी दिया हुआ होगा, n भी दिया हुआ होगा और SD भी दिया हुआ होगा। उसके बाद हमें क्या निकालना होगा, इसका क्रिटिकल रेशियो निकालना होगा। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मुझसे किसी ने पूछा था कि टी टेस्ट जो है वो हमारी बुक में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में टी टेस्ट नहीं है, भले आपके पास तारेश भाटिया वाली बुक हो या HK कपिल वाली हो, गैरेट की कोई भी बुक हो आपके पास, उसमें आपको मिलेगा। लेकिन टॉपिक मिलेगा किस नाम से, टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस, यानी प्रायोगिक परिकल्पनाओं का परीक्षण। ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो हाइपोथेसिस बनाई हुई है उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं कि वो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो सही है या गलत है। इसमें मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम का मतलब होता है जहाँ कहीं भी हमारा नॉलेज गैप होता है वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम निकल कर आती है। प्रॉब्लम का मतलब होता है जहाँ हमें नहीं पता कि क्या होगा, तब हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम का मतलब एक तरीके से क्वेश्चन होगा, एक सवाल होगा जिसका उत्तर हम ढूंढेंगे। एक सवाल होगा, उस सवाल का पर हम क्या बनाएंगे, एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, एक उपकल्पना बनाएंगे, एक परिकल्पना बनाएंगे, जो क्या होगा, टेंटेटिव सॉल्यूशन होगा, एक संभावित उत्तर होगा उस क्वेश्चन का जो हमने पहले लिखा है। तो जब भी हम रिसर्च स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम लिखते हैं, उसके बाद हाइपोथेसिस लिखते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए मुझे अपनी क्लास के बच्चों को, जैसे मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे ये पता करना है कि अगर मान लीजिए मैं स्टेटिस्टिक्स के जो न्यूमेरिकल हैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊँ, एक्सरसाइज आपको दूँ, तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, या फिर मैं नहीं दूँ तो, यानी जैसा चल रहा है वैसा चलने दें, मैंने पढ़ा दिया आपने पढ़ लिया, मैं आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं करवाऊँ। मुझे ये जानना है कि अगर मैं एक्सरसाइज करवाऊँ या प्रैक्टिस करवाऊँ तो क्या बच्चों की परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, ये मेरी प्रॉब्लम हो गई।
अब मुझे हाइपोथेसिस क्या बनानी है, इसका मुझे एक टेंटेटिव सॉल्यूशन देना है कि पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, यानी मैं क्या मानती हूँ। तो मैंने अपनी एक हाइपोथेसिस बना ली कि हाँ ऐसा करने से, यानी एक्सरसाइज करवाने से या प्रैक्टिस करवाने से, न्यूमेरिकल के प्रैक्टिकल अगर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी तो बच्चों की परफॉर्मेंस बेटर होगी। मैंने एक हाइपोथेसिस बना ली। तो जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो एक होती है नल हाइपोथेसिस और एक होती है रिसर्च हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को हम इस तरीके से नोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि जब भी हम रिसर्च में क्या लेते हैं, एक आईवी लेंगे, एक डीवी। ये पहले जब मैंने आपको चर के बारे में बताया होगा तो मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। हमारी रिसर्च का क्या मतलब होता है कि हम इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल पर, ये देखना होता है। तो नल हाइपोथेसिस हमें बताती है कि ये जो आईवी का जो डीवी पे असर है ये सिर्फ संयोग है, बाय चांस है। यानी इसका जो डीवी पे असर पड़ रहा है वो इस आईवी की वजह से नहीं है, वो वैसे ही है। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूं, अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी हो अगर एग्जाम में, तो नल हाइपोथेसिस ये कहती है कि एक्सरसाइज करवाने से या न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करवाने से बच्चों की परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नल का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, आईवी और डीवी के बीच में। डीवी पे जो फर्क पड़ रहा है या जो इफेक्ट आया है वो आईवी की वजह से नहीं आया, बल्कि बाय चांस आया है या कोई संयोग के कारण आया है, सैम्पलिंग एरर के कारण आया। हमने जो सैंपल लिया था उसमें कोई एरर था जिसकी वजह से ये असर आया है। तो जब भी कोई रिसर्चर रिसर्च करता है तो एक नल हाइपोथेसिस बनाता है और एक रिसर्च हाइपोथेसिस बनाता है। नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, और रिसर्च हाइपोथेसिस ये कहता है कि हाँ ऐसा होगा या नहीं होगा। जैसे मैंने कहा कि हाँ प्रैक्टिस करवाने से या एक्सरसाइज करवाने से बच्चों की परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। ये मेरी टेंटेटिव मैंने एक बता दिया, ये मेरी हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो जब हम लास्ट में क्या करेंगे, रिजल्ट निकालते हैं, तो वो रिजल्ट हमें बताता है कि हमारी हर कोई रिसर्चर ये चाहता है कि जो रिजल्ट आए उससे उसकी नल हाइपोथेसिस तो रिजेक्ट हो जाए और उसकी रिसर्च हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाए। तो हमेशा नल हाइपोथेसिस और जो रिसर्च हाइपोथेसिस होती है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। यानी नल कह रही है कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, डीवी पे जो असर आया है वो आईवी की वजह से नहीं आया है, संयोग की वजह से आया। और रिसर्च हाइपोथेसिस ये कहती है कि डीवी पे जो असर पड़ा है वो आईवी की वजह से ही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल पर असर पड़ा है। तो यहाँ हम पक्का कह सकते हैं कि डीवी पे जो असर आया है वो आईवी की वजह से आया है रिसर्च हाइपोथेसिस में। तो इन रिसर्च हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इन टेस्ट का यूज किया जाता है। इसमें टी टेस्ट हमने पढ़ा अभी। तो जब हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, उन दो ग्रुप के अलग अलग मीन निकालते हैं, तो उन मीन के बीच में जो अंतर आता है, यानी दो ग्रुप हैं, दोनों का ऐसा तो है नहीं कि अगर हमने दो ग्रुप लिए, बॉयज का ग्रुप लिया है और गर्ल्स का ग्रुप लिया है, तो दोनों के सेम मार्क्स आएंगे या सेम रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं होगा। दोनों का अलग अलग होगा, यानी एक ग्रुप का मीन अलग होगा, दूसरे ग्रुप का मीन, दोनों ग्रुप के मीन का मीन अलग होगा। तो ये जो अंतर है, ये अंतर बताने के लिए टी टेस्ट यूज किया जाता है कि ये जो अंतर आया है वो सार्थक अंतर है या नहीं। इसीलिए मैंने आपको पिछले सवाल में जब मैंने आपको दो स्तर भी बताए थे, 0.05 और 0.01, ये दो स्तर होते हैं, ये विश्वास के स्तर होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल होते हैं, जिस पर हम ये बताते हैं कि ये जो दो ग्रुप हमने लिए हैं, दो सैम्पलिंग ग्रुप लिए हैं, इनके बीच में जो, इनके मीन्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सार्थक अंतर है या नहीं, कि ये जो फर्क आया है वो सही में आईवी के कारण आया है या संयोग के कारण आया है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। तो आपको इस बुक में जब आप देख रहे हैं तो आपको इस टॉपिक के नाम से आपको ये मिलेगा। तो हम टी टेस्ट निकालते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि टी टेस्ट तो होता है जब हमारे पास n 30 से कम हो, और जब हमारे पास n 30 से ज़्यादा होता है तब हम क्रिटिकल रेशियो निकालते हैं, जो टी टेस्ट की तरह ही होता है, लेकिन उसमें आपको मीन दिया रहता है, एसडी दिया रहता है, और आपको
n दिया रहता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों के मीन आपको दिए हुए होंगे, एसईडी निकालना होगा। एसईडी निकालने का फॉर्मूला आप नीचे देख रहे हैं। एसडी किसका, पहले ग्रुप का अपॉन n1, यानी पहले ग्रुप का n जितना है वो, और दूसरे ग्रुप का एसडी और दूसरे ग्रुप का n। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन भी देना होता है कि इसका मतलब क्या है। तो ये जो है इसका मतलब है प्रथम प्रतिदर्श प्राप्तांकों के विचलन का वर्ग। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो भी आपका डिविएशन है, पहले सैंपल का जो डिविएशन है उसका हमने क्या किया है, स्क्वायर किया है। दूसरे में इसी तरीके से दूसरे ग्रुप का किया है। n1 का मतलब है जो पहला सैंपल है उसमें कितने समूह की संख्या कितनी है, और दूसरे सैंपल में हमारे ग्रुप की संख्या कितनी है। उसके बाद हम क्या निकालते हैं, क्रिटिकल रेशियो निकालते हैं। अब थोड़ा और समझ लेते हैं कि क्रिटिकल रेशियो क्यों निकाला जाता है। तो ये ऊपर मैंने आपको टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू लार्ज एंड इंडिपेंडेंट ग्रुप, ये हमने पढ़ लिया कि इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है उस पर हम क्या करते हैं, टी टेस्ट निकालने के लिए दो तरीके यूज करते हैं। पहला, जब n 30 से कम होता है तब हम टी टेस्ट निकालते हैं, और जब n हमारा 30 से ज्यादा होता है तो हम क्रिटिकल रेशियो निकालते हैं। इसमें क्या किया जाता है, ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इस परीक्षण के अंतर्गत दोनों मध्यमानों के अंतर को दोनों प्रतिदर्शों के अंतर की मानक त्रुटि से विभाजित करने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वह क्रिटिकल रेशियो कहलाता है। तो यहाँ पर फॉर्मूले में आप ये बात समझ सकते हैं कि हम क्या करेंगे, दोनों जो ग्रुप हैं उनके मीन में से हम क्या करेंगे, मीन को किससे विभाजित करेंगे, हम इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसकी मानक त्रुटि से। यानी एक तो हम देखेंगे कि दोनों ग्रुप के मध्यमान में कितना अंतर है, और ये जो अंतर है उसकी मानक त्रुटि क्या है। तो जब मीन में जो अंतर होगा उसको अंतर की मानक त्रुटि से विभाजित करेंगे तो हमारा क्रिटिकल रेशियो निकल आएगा। एक तो होता है कि हम क्या करते हैं, मीन की विश्वसनीयता की जांच तो हम एसडी और एन से करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। और उसी तरीके से जब दो मध्यमानों की विश्वसनीयता की जांच की बात आती है तब हम क्या करते हैं, उसकी अंतर की मानक त्रुटि पर आधारित होती है उसकी विश्वसनीयता की जांच। यानी जब हमारे पास एक मीन होगा उसकी अगर हमें विश्वसनीयता की जांच करनी होती है तो हमें एसडी और एन की जरूरत पड़ती है। और जब हमें दो ग्रुप है हमारे पास, उनके मध्यमानों की विश्वसनीयता की जांच करनी होती है तो हमें अंतर की मानक त्रुटि की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया आपका क्रिटिकल रेशियो। आपको, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे वापस बता देना ताकि मैं आपको इससे भी ज्यादा डिटेल में समझा दूं। उसके बाद क्या होगा, आपको सवाल किस तरीके का मिलेगा, आपको इस तरीके से सवाल मिलेगा एग्जाम में। सैंपल ग्रुप दिए होंगे, ये ग्रुप कोई भी हो सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स हो सकते हैं, कोई भी दो चीजें कोई भी हो सकते हैं, दो ग्रुप आप लिए जा सकते हैं। एन दिया हुआ होगा कि पहले ग्रुप में कितने हैं, 150 बॉयज हैं, दूसरे ग्रुप में हमारे 100 गर्ल्स हैं। तो जो 150 बॉयज हैं उनका मीन है 112.50, और जो गर्ल्स हैं उनका मीन है 110.80, और इनका एसडी कितना है, बॉयज का 10 और गर्ल्स का 12। अब हमें क्रिटिकल रेशियो निकालना है, हमारे पास सब कुछ है। हमें क्या करना है, पहला जो मीन है उसमें से दूसरे मीन को, यानी दोनों मीन के बीच में डिफरेंस देखना है हमें, और उसके बाद हमें एसईडी निकालना है। एसईडी निकालने के लिए भी हमें क्या चाहिए, एसडी चाहिए और एन चाहिए। तो हमारे पास सब कुछ है, इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एसईडी निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे बताया था। तो एसडी, जो फर्स्ट ग्रुप का एसडी है 10, उसकी स्क्वायर करनी है। दूसरे ग्रुप का जो एसडी है वो 12, उसकी स्क्वायर करनी है। नीचे फर्स्ट ग्रुप का जो एन है वो 150 है, दूसरे ग्रुप का जो एन है वो 100 है। अब हमने इसको आगे सॉल्व किया। 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई किया 100, 12 को जब 12 से मल्टीप्लाई किया 144, इसको 150 से डिवाइड किया तो हमारा 0.67 आ गया। 144 को जब हमने 100 से डिवाइड किया तो 1.44 आ गया। उसके बाद हमने रूट हटाया तो 1.45 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, एसईडी। अब हमें क्या करना है, इसे आगे फॉर्मूले में रखना है। फर्स्ट m1 माइनस m2, तो हमारा m1 कितना है 112.50, और m2 है 110.80, और एसईडी हमने अभी निकाला है तो 1.45। अब हमने आगे इसको 112.50 में से जब हमने 110.80 घटाया तो हमारा क्या आ गया 1.70। उसको हमने जब डिवाइड किया 1.45 से तो हमारा
0.17 आ गया। अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होता है। इसका भी मैं आपको वीडियो बता दूंगी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। थोड़ा सा मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप पिछला वीडियो देख लें। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का या डीएफ निकालने का, क्योंकि हम ये जो आंसर आपका आया है, ये जो आपका क्रिटिकल रेशियो निकल कर आया है, अभी तक हम यहाँ पर ये नहीं बता सके कि बॉयज़ और गर्ल्स जो हमने दो ग्रुप लिए हैं उन दोनों में जो ये मीन में जो डिफरेंस है वो किस वजह से है, संयोग के कारण है या किसके, या आईवी का ही असर है। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, उसे दो स्तर पर देखेंगे, 0.05 और 0.01 स्तर पर देखेंगे कि इनके बीच में जो अंतर है वो सार्थक अंतर है या नहीं। तो उसके लिए हमें डीएफ, जब हम टेबल में देखते हैं वैल्यूज तो हमें डीएफ निकालना होता है। डीएफ निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर है n1 - 1 + n2 - 1। n1 हमारा 150 था पीछे और हमारा n2 100 था। 150 में से 1 माइनस किया 149, 100 में से 1 माइनस किया 99। इन दोनों को जोड़ा तो हमारा 248 आ गया। ये आप पीछे टेबल देखेंगे, टेबल आपकी बुक के लास्ट में दी हुई होती है। टेबल देखना भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं वापस से वीडियो डाल दूंगी। तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 248 दिया हुआ है और वहां पर आगे 0.01 और 0.05 ये दोनों की वैल्यू दी हुई है। अब हमें ये देखना है कि ये जो हमारी वैल्यू हमने कैलकुलेशन करके जो वैल्यू निकाली है उसे हम अपनी वैल्यू कह सकते हैं और ये टेबल की वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि जो हमारी वैल्यू है वो टेबल की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों स्तर पर सार्थक है। अगर ये वैल्यू कम होगी तो हम ये कहेंगे कि दोनों ग्रुप के मध्य जो अंतर है वो सार्थक अंतर नहीं है, यानी वो संयोग के कारण ही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ये जो हमारी वैल्यू आई है वो एक स्तर पर सार्थक हो, यानी 0.05 स्तर पर सार्थक हो और 0.01 पर नहीं हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस पर तो सार्थक है और इस पर सार्थक नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि ये क्या बताता है कि इसमें जो संयोग का चांस सिर्फ इतना है और इसमें संयोग का चांस इतना है। तो इसमें इस पे अगर सार्थक है तो इस पे अपने आप सार्थक होगी, और इस पे सार्थक नहीं है तो इस पे सार्थक हो सकती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि इस पे सार्थक है और इस पे सार्थक नहीं है। तो यहाँ आपको इतना ही समझना है कि आपकी जो वैल्यू आई है वो इन दोनों वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। एक से बड़ी हो सकती है, एक से छोटी हो सकती है। तो आपको ये लिखना है कि इन दोनों ग्रुप के मध्य अगर मान लीजिए यही वैल्यू 1.17 की जगह पर ये वैल्यू 1.99 होती तो हम ये कह सकते थे कि 0.05 स्तर पर ये जो दोनों के बीच में जो अंतर है वो सार्थक अंतर है, एक स्तर पे कह सकते थे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो वैल्यू है इन दोनों वैल्यू से कम है, ठीक है। ये 1.17 है और ये 2.60 और 1.97, तो हमारी वैल्यू तो दोनों से कम है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो छात्र और छात्राओं की बुद्धि लब्धि के मध्य जो सार्थक अंतर है, पीछे वो कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है आईक्यू, यहाँ मैंने आईक्यू लिखा है, वो एडजस्टमेंट के स्कोर भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ के स्कोर हो सकते हैं। तो आपको तो ये लिखना है कि जो भी आपने टेस्ट यूज़ किया है या जिसके भी स्कोर हैं वो उसके आधार पर आपको लिखना है कि इनके मध्य सार्थक अंतर नहीं है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर जाकर आपका जो क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने ये वैल्यू निकाल दी और उसके बाद आपने सोचा कि नहीं हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो इस तरीके से पूछा जाएगा, आपको स्कोर जैसे अभी मैंने जो सवाल करवाया उसमें इस तरीके से आपको दे दिए जाएंगे कि ये प्राप्तांक दिए हुए हैं। ये मान लीजिए मैं कहूँ कि आईक्यू बॉयज़ का और गर्ल्स का आईक्यू देखा तो उसमें बॉयज़ थे 150 और गर्ल्स थी 100, उनका मीन इतना आया, इनका मीन इतना आया, एसडी इतना आया। तो दोनों के बीच में बताइए सार्थक अंतर है या नहीं। तो आपको लास्ट में ये बताना होगा कि इन दोनों में सार्थक अंतर है या नहीं, एक स्तर पर है या दोनों स्तर पर है या है ही नहीं अंतर, तो ये आपको बताना होगा। अब आपके लिए एक सवाल है जो आपको घर पे करना है। आपको एग्ज़ाम में इस तरीके से मिलेगा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, आपको इसको करना है और उसके बाद मुझे भेजना है। आप इसको ज़रूर करके देखना, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि आप जो मैंने वीडियो डाला है वो आपने सीखा या नहीं सीखा। तो एग्ज़ाम टाइम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके लिए आपको ये एक सवाल करना है।
एक अभियोजन अनुसूची, एडजस्टमेंट इन्वेंट्री, ठीक है। एडजस्टमेंट इन्वेंट्री को 60 लड़कियों और 60 लड़कों को दिया गया। उनके प्राप्तांकों के मध्यमान और मानक विचलन इस तरीके से हैं। तो लास्ट में आपको मैंने एक लाइन लिखी नहीं है, तो बताइए कि इनके एडजस्टमेंट स्कोर में जो अंतर है वो सार्थक अंतर है या नहीं है। तो आपको ये सवाल जो है वो सॉल्व करके बताना है। यहाँ पर आपको क्रिटिकल रेशियो जो मैंने पीछे बताया है वो निकालना है। थैंक यू।